हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ अवेलेबल हैं केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के, और दैट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की सहायता से आप लोग किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हो, कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड कार्बन कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन पहले से ही नोट करके रखा है, क्योंकि इसको लिखने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, सिग्मा एंड पाई conjugation is known as hyperconjugation. Sigma of carbon hydrogen and pi of carbon carbon conjugation is known as hyperconjugation. Hyperconjugation के लिए स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है? What are the different structural requirement for the hyperconjugation? अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन से कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन करना, राइट। तो कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेट। कोई सिस्टम हाइपर कॉन्जुगेशन तब शो करेगा जब वो सिस्टम कॉन्जुगेट सिस्टम होगा। अब आपको यही नहीं पता है कि कौन सा सिस्टम कॉन्जुगेट होता है, तो बहुत सिंपल है। अ सिस्टम इज सेड टू बी कॉन्जुगेट सिस्टम इफ इट कंटेन्स सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एट इट्स अल्टरनेट पोजीशन। अगर अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का पोजीशन अगर अल्टरनेट है, तो आप कह सकते हो कि ऐसा कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करेगा। तो अ सिस्टम इज सेड टू बी कॉन्जुगेट सिस्टम इफ इट कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एट इट्स अल्टरनेट पोजीशन। सो यू कैन से दैट फॉर द हाइपर कॉन्जुगेशन एट लीस्ट वन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज इसेंशियल। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना जरूरी है। और दूसरा, विथ रिस्पेक्ट टू दैट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, विथ रिस्पेक्ट टू दैट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट। उस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, और उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो दैट विल नॉट शो द हाइपर कॉन्जुगेशन। सो अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ प्रोपीन, सी प्रोपीन, जो मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन है दोनों sp2 होंगे, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है। सिंगल पाई बॉन्ड पर हमने आपको बताया है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर सिंगल पाई बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, बीच वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और टर्मिनल कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, आप देख सकते हैं। और जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो उसे ही कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसी कार्बन पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रोपीन में एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 + 1 कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बनेंगे? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि फार्मूला हम जानते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। फार्मूला एक बार फिर से नोट करें, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। किसी कंपाउंड में, किसी एल्कीन में या किसी कॉन्जुगेट सिस्टम में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उसमें जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे +1 एक और बनाना है। जैसे यहाँ पर हमने प्रोपीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किया है, आप देख सकते हैं, सिग्मा ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड पाई ऑफ कार्बन कार्बन इन कॉन्जुगेट पोजीशन, एंड दे विल शिफ्ट
इन फॉलोइंग मैनर, इस तरह से हमने शिफ्ट किया है और इसके 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। इसको हमने नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फार्मूला, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं और इस फार्मूले को अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी एल्कीन और कार्बोकेटायन या कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करें और उसका कैसे हम लोग एप्लीकेशन क्या है इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपके पास कुछ एल्कीन्स दी गई है और किसी ने कहा कि बताइए कि इनमें से कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। एग्जाम्पल देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, पहला हमने ले लिया कंपाउंड प्रोपीन। दूसरा कंपाउंड हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, राइट। तीसरा हमने एग्जाम्पल ले लिया थर्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3 और चौथा कंपाउंड हमने ले लिया CH3 डबल बॉन्ड CH3। अगर किसी ने आपसे पूछा कि इन चारों एल्कीन में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, तो इस पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ओके, तो देखिए अब आप चेक करिए कि यार क्या ये सारे कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि सारे के सारे कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, ये फार्मूला है। और स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है कि कंपाउंड पर कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का होना जरूरी है। तो जितने भी हमने एल्कीन लिया है, पहला हमने लिया है कौन सा कंपाउंड है, प्रोपीन है। दूसरा क्या है, 2 ब्यूटीन है। तीसरा क्या है, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन है। और चौथा कौन सा है, 2,3 डाई मेथिल ब्यूट 2 इन। ठीक है, तो हमने आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें देख लीजिए कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, अभी हमने करके बताया। इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दिस कार्बन इज sp3 hybridized carbon, this carbon is also sp3 hybridized carbon, both carbon contains alpha hydrogen 3 and 3, so total 7 resonating structures are possible in 2 butene. And how many resonating structures are possible in 2 methyl but 2 in 3 plus 3 plus 3 plus 1, total 10 आ गया। And how many resonating structures are possible in 2,3 dimethyl but 2 in 3 3 3 3 12 12 plus 1 13। ओके, तो टोटल 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल इन 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 2 इन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू कैन एक्सप्लेन व्हिच एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू कैन सी दैट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विल बी 4th, 3rd, 2nd एंड 1st। तो इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन को आप अप्लाई कर सकते हो कि हाउ यू कैन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन को आप अप्लाई कर सकते हो। हमने क्लास 12th में एक स्टूडेंट से पूछा कि बीटा एलिमिनेशन हमें करना है 2-क्लोरोब्यूटेन का। 2-क्लोरोब्यूटेन का बीटा एलिमिनेशन करवाया तो बच्चे ने कहा कि सर 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 2 कंपाउंड पॉसिबल है बीटा एलिमिनेशन करने पर, तो उसमें से स्टेबल कौन सा होगा। तो हमने बताया कि भाई 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल एंड मेजर। ठीक है, तो उन बच्चे ने क्वेश्चन किया कि 2 ब्यूटीन क्यों मेजर है, तो उसके लिए हमने ये हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट उसको बताया था। और उसके बाद हमने बताया कि इस पे सर्जेफ रूल काम कर रहा है। सर्जेफ रूल क्या कहता है, सर्जेफ रूल कहता है कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर
ठीक है। जिस एल्कीन पर जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो रूल भी काम करता है। उसके बाद हमने सिमेट्री बताई कि ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है। जब सिमेट्री की चर्चा कर रहा था तो बच्चे ने कहा कि सर सेकेंड वाला भी सिमेट्रिकल है और फोर्थ वाला भी सिमेट्रिकल है, तो हमने कहा कि सिमेट्री दोनों कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो उस पर सेडजेफ रूल और हाइपर कॉन्जुगेशन आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चे को क्लियर हो गया था। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती है अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पता नहीं है तो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कैसे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की सहायता से कार्बोकेटायंस और कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।